हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय चैतन्य सर। आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग और डिफेक्ट्स की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी तक देख लिया था। अब हम क्लोज पैकिंग समझने की कोशिश करेंगे, वाइड्स को देखेंगे और हम लोग डिफेक्ट्स की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्लोज पैकिंग। तो बात करते हैं क्लोज पैकिंग की। क्लोज पैकिंग का मतलब है जब हम एटम्स को रखें तो हम कितना उन्हें टाइटली बाउंड कर सकते हैं, कितना उन्हें पास पास रख सकते हैं जिससे कि हम लोग लैटिस फॉर्म कर सकें। तो हम लोग क्लोज पैकिंग कई तरह से कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इसे 1D क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम लोग 1D को सोच ही नहीं पाते हैं। 1D का मतलब हम एक्सिस मान लेंगे, लेकिन जब एटम रखोगे तो वो स्फेरिकल होगा। लेकिन क्योंकि एटम का साइज बहुत ही छोटा है तो हम उसे वन डायमेंशनल पैकिंग भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि एटम जो है वो छोटा है, लेकिन हम उसे इनलार्ज करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने एटम्स को अरेंज करना शुरू किया। तो हमने एक लाइन में एटम्स को रख दिया। ठीक, जब एटम्स को एक लाइन में रखा तो एक एटम को अगर हम एट ए पॉइंट देख रहे होंगे तो ये कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, कितने एटम्स को टच कर रहा है? 2 एटम्स को टच कर रहा है। तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या आ गई? कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या आ गई भाई हमारी? कोऑर्डिनेशन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच वन एटम कनेक्ट साइमल्टेनियसली। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स to which one atom is connected in closed packing। ठीक है, तो 1D में कितनी आ गई? तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर 1D पैकिंग कितनी आ गई? 1D पैकिंग कितनी आ गई? 2 आ गई, क्योंकि वो 2 एटम्स को एट ए टाइम टच कर रहा था। देख लेते हैं भाई फिर से। ये हमने गोले बनाए थे यहाँ पे और हमने कहा था कि ये कितने एटम्स को, कोई भी एटम कितने एटम्स को टच कर रहा है? 2 एटम्स को टच कर रहा है, किसे और किसे। अब ये मत कहना कि लास्ट वाला किसे टच करेगा, तो लास्ट है ही नहीं कोई, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसा लास्ट ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो वो ऐसा लास्ट वाला तो एक ही को कर रहा होगा ना, लास्ट है ही नहीं कुछ, इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन 2D, इसे हम 2 तरह से कर सकते हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो 2D स्क्वायर पैकिंग है और एक है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। कैसी है 2D हेक्सागोनल पैकिंग? हम लोग दोनों को देखते हैं। तो 2D स्क्वायर पैकिंग में क्या करें, जो एटम्स हैं उनकी हम लोग लेयर बनाएंगे। भाई थोड़ा टाइम लेयर बनाने में जाएगा ही जाएगा, और बनाने भी चाहिए हर किसी को, जिससे फील बेटर रहे। ठीक है, तो 2D स्क्वायर पैकिंग क्यों कह रहे हैं इसे? हमने एटम एक लेयर के नीचे बिल्कुल आइडेंटिकल लेयर नीचे रिपीट करी है, तो हम सबको ए लेयर कह सकते हैं। भाई हम सबको क्या कह सकते हैं? ए लेयर कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक के नीचे एक सेम लेयर रखी है। जैसे अगर हम सिक्के रखना शुरू कर दें, कॉइन्स रखना शुरू कर दें, तो क्या करें, एक लेयर बना लें कॉइन्स की, फिर उसके नीचे दूसरे रखना शुरू कर दें। सबसे बढ़िया तो कॉइन्स रख के देख लो, बेस्ट, सबसे बढ़िया समझ में आएगा। तो हम किसी भी एटम को, अगर मान लो इस एटम को देख रहे हैं, तो ये कितने एटम्स को टच कर रहा है? 1 2
3 और 4 को ही टच कर रहा है, और इससे एक स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो इसे हम कर रहे हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 4, और ये कैसी हो गई, 2D स्क्वायर पैकिंग हो गई। फिर 2D हेक्सागोनल पैकिंग जब करेंगे तो हम एटम्स को कैसे रखेंगे भाई, तो हम एटम्स को अरेंज करना शुरू करेंगे। बिल्कुल पहली लेयर तो हमने 1D वाली बिल्कुल, अब दूसरी लेयर को हम थोड़ा सा शिफ्ट करके रखेंगे, देखो जरा ध्यान से। यार अच्छा नहीं बन रहा है, नए पेज पे बनाते हैं ना। तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग को बनाने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2D हेक्सागोनल पैकिंग। इसे बनाने के लिए क्या किया हमने, एटम्स को पहले 1D में रखा, जब 1D वाली लाइन खत्म हुई तो हमने इसे बिल्कुल इनके बीच से एटम्स को रखा मिला के, जो ऊपर वाले 2 स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। ठीक है यार, हाथ से सर्कल्स बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझने लायक तो बना ही देंगे। तो मैं बोल इसलिए नहीं रहा था थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो, अगर ये ए लेयर है तो ये थोड़ी सी शिफ्टेड है, तो इसका नाम हमें बी रखना पड़ेगा। फिर ये ए आ गई और ये बी आ गई। तो अगर कोई पूछे कि 2D हेक्सागोनल पैकिंग कैसी होती है, तो 2D में ये ए बी टाइप की चल रही है, 2D में, 3D में नहीं चल रही, 2D में चल रही है, ध्यान रखना। अब अगर हम किसी एटम से पूछे कि भाई कितने एटम्स को टच कर रहे हो, तो इस वाले से बात कर ले तो कितने को टच कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स को टच कर रहा है। इसे अगर हम मिला दें तो ये हेक्सागन बन जाएगा, तो ये हेक्सागन बन जाएगा हमारा, ठीक। अब तो ये हो गई हमारी क्या, 2D हेक्सागोनल पैकिंग, और इसमें 6 एटम्स को टच करा है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमने 2D में क्लोज पैकिंग देख ली, 1D में क्लोज पैकिंग देख ली। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसे देखने में थोड़ी मुश्किल आती है, क्यों, क्योंकि 3D चीज़ें वैसे भी देखने में मुश्किल है, और हम लोग देखने में 3D को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, ठीक। चलो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें दिखाऊं और तुम्हें विजुलाइज हो पाए, मेरी पूरा फुल ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ये पहले लिख लेते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। थ्री डी स्क्वायर पैकिंग में क्या होगा, जो हमने 2D पैकिंग की थी, जो 2D स्क्वायर पैकिंग की थी, वैसे ही नेट लाके एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। तो मैं बना नहीं पाऊंगा इसमें, क्योंकि उसे बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक के ऊपर एक चीज़ रखनी है। जब एक के ऊपर एक चीज़ रखनी है तो उसे रखा नहीं जा सकता। तो मतलब हम अगर कह दें कि एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया फिगर बना है, अगर एनसीईआरटी देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगी मेरी बात, कि ये हमने एक लेयर बना ली थी ऐसी, एक लेयर बना ली थी भाई, और इसी के ऊपर हम एक और लेयर इसकी जैसी और रख देंगे। तो इससे जब जो ज्योमेट्री बन के आएगी, तो ज्योमेट्री ऑब्टेन्ड विल बी, द लैटिस ऑब्टेन्ड विल बी कौन सा आएगा, विल बी सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस आएगा, और सिंपल क्यूबिक लैटिस जब आएगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 6। कैसे आएगी, सिंपल क्यूबिक लैटिस को जरा याद करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल क्यूबिक एटम में, सिंपल क्यूबिक लैटिस में एटम्स कहाँ कहाँ लगे थे, एट द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर पे अगर कोई एटम लगा है तो अपने राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे एक एटम को पकड़ लेते हैं ना। राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे एक एटम को पकड़ा तो एक पीछे एटम लगा हुआ, एक आगे एटम लगा होगा उसी लाइन में, ऊपर ऊपर वाली रो में। तो अगर हम उसे एक्स एक्सिस मान ले तो एक्स एक्सिस पे एटम लगा हुआ है, और
माइनस एक्स पे लगा हुआ है, ऐसे वाई पे लगा होगा और माइनस वाई पे लगा होगा, ऐसे जेड पे लगा होगा और माइनस जेड पे लगा होगा। तो टोटल कितने एटम लगे होंगे? टोटल 6 एटम्स लगे होंगे। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। अभी मैं इसे एक बड़ा सा फिगर बना के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले बाकी सारी बातें कर लेते हैं। फिर बात करते हैं 3D हेक्सागोनल पैकिंग की। 3D हेक्सागोनल पैकिंग, जब 3D हेक्सागोनल पैकिंग करेंगे यार, तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो करेंगे ए बी टाइप पैकिंग, और एक करेंगे ए बी सी टाइप पैकिंग। तो पहले ए बी टाइप देख लेते हैं। ए बी टाइप पैकिंग करने पे क्या करेंगे कि पहले हमने हेक्सागोनल लेयर बनाई, हमने हेक्सागोनल लेयर बना ली। थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है तो फिगर थोड़ा सा बेटर बन रहा है, ये अच्छा है। ठीक है, तो अब हम इस पूरी लेयर को ए लेयर कहेंगे। क्या है ये? ए लेयर है। ये हमारी क्या है? ए लेयर है। ठीक, अब इसमें जो खाली जगह दिख रही है वहां पे हम दूसरे एटम्स को रखेंगे। तो खाली जगह में कहाँ दिख रही है? देखो यहाँ पे दिखिए खाली जगह, इसके ऊपर एक एटम रख दिया, फिर इसके ऊपर 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 एटम रख दिया। तो बेसिकली जो खाली जगह थी ये वाली जो मैंने डार्क की है, इन्हें देखना जरा, इन जगहों पे हमने एटम्स को रखा, इसी तरह से रखते चले जाएंगे आगे। तुमने इसे कवर कर दिया, ऐसे यहाँ पे इसे कवर कर दिया, है ना? तो इस तरह से एटम रख रहे हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की आ जाएगी, और इससे जो ज्योमेट्री बन के आएगी, क्या बन के आएगी? द ज्योमेट्री ऑब्टेन्ड by this packing is HCP पैकिंग। HCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पूरे ही लिख देता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर आती है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आती है? कोऑर्डिनेशन नंबर आती है इसमें 12, 12 आ जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे? अगर हम देखें, इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, तो हेक्सागोनल पैकिंग बनाने के लिए इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं, क्योंकि इसे ड्रॉ कर सकता हूँ तो बढ़िया से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें ये ए लेयर है, ये हमारी, ये कौन सी लेयर है? ए लेयर है। और ये पीछे वाली हमारी कौन सी लेयर थी? ये पीछे वाली हमारी, ये पिंक वाली कलर से जो लेयर बना रहे थे, ये बी लेयर थी। इस बार इसे ए लेयर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ए लेयर में हम लोग क्या करें, एक हेक्सागन बना देते हैं। तो इस पॉइंट पे हेक्सागन पकड़ लेते हैं यहाँ पे एक, तो इस वाले सेंटर को देखो, ये वाला एटम कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है अपने प्लेन में। तो 1 2 3 4 5 6, 6 एटम्स को अपने प्लेन में टच कर रहा है। एक एटम रखा उसके चारों तरफ, ये लड्डू के डिब्बे की तरह है। जब शादी में लड्डू के डिब्बे बनते हैं, बड़े बड़े हेक्सागन ही होते हैं वो, उन्हें बीच वाला लड्डू सबको टच कर रहा होगा। ठीक, अब 3 एटम जो होंगे वो सेकंड लेयर वाले, ये 3D फिगर है, तो यहाँ पे होंगे। और फिर उसके नीचे एक ए लेयर आ जाएगी बिल्कुल आइडेंटिकल,
तो आइडेंटिकल एक ए लेयर आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी लेयर और इसके नीचे फिर से हम क्या बना देंगे, फिर से हम ए लेयर बना देंगे। तो 6 एटम्स को ये टच करा और ये वाले एटम्स कहाँ पे रखे हुए हैं, वर्चुअली इसके ऊपर रखे हुए हैं। तो ये वाला एटम इन 3 एटम्स को टच करेगा सेकेंड लेयर में, और ऊपर भी 3 एटम्स ऐसे ही होंगे, यहाँ पे भी 3 एटम्स होंगे ऐसे ही, जैसे ये वाले एटम थे बी लेयर यहाँ पे भी होगी। तो 6 एटम अपने प्लेन में, 6 एटम्स इन इट्स ओन प्लेन, 6 एटम्स इन इट्स ओन प्लेन, 6 एटम्स इन इट्स ओन प्लेन, अपने प्लेन में 6 एटम्स को टच कर रहा है। 3 इन द अबव प्लेन एंड 3 इन बिलो प्लेन, 3 इन द अबव प्लेन, 3 इन द बिलो प्लेन। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई 12। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई 12 हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं एबीसी टाइप पैकिंग की। एबीसी टाइप पैकिंग, जब एबीसी टाइप पैकिंग करेंगे हम लोग तो इससे एफसीसी स्ट्रक्चर्स जनरेट होंगे। क्या होंगे, एफसीसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो पहले ए लेयर बना लेते हैं। तो ए लेयर हम बना रहे हैं भाई, पेन कॉपी लेके बैठोगे, जितनी अच्छी ड्राइंग करोगे उतना अच्छा मेरी बात समझ में आती जाएगी। जब तक मैं ए लेयर बना रहा हूँ कुछ कुछ बोल सकता हूँ, और यार बाकी ज़्यादा तमाशे हम नहीं कर पाते हैं ना। केमिस्ट्री बिल्कुल याद नहीं करनी पड़ती, जो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत देख रखा है ना इधर उधर वेब सीरीज़ में, वैसी नहीं है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं याद करनी पड़ती है। जो मेरे से पढ़े हैं पुराने बच्चे वो जानते हैं कि मैंने ये ए लेयर बना दी। ठीक है, इनऑर्गेनिक का थोड़ा बहुत पार्ट यार याद करना पड़ता है, लेकिन फिजिकल और अपनी ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं याद करनी पड़ती, और खासकर इनऑर्गेनिक में भी 50-50% है, मतलब पूरी इनऑर्गेनिक भी नहीं रटनी। इट्स लाइक मोर मैथमेटिक्स, ये बहुत साइंस है, ये कोई हिस्ट्री थोड़ी यार जो याद करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड लेयर बनाते हैं। तो सेकंड लेयर में हम एटम्स कहाँ रखेंगे, जहाँ पे खाली स्पेस थी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इसकी खाली स्पेस थी वहाँ वहाँ एटम्स को रख दिया हमने। ठीक, तो हमने इसके ये वाले पोर्शंस कवर किए। ठीक, जो खाली छूट गए पोर्शंस उन्हें मैं किसी और कलर से शेड कर देता हूँ। तो जो खाली छूट गए वो ये वाले पोर्शंस थे। ठीक, ये स्पेसेस खाली छूट गए यहाँ पे। अब जो थर्ड लेयर रखेंगे वो इन्हीं के ऊपर रख देंगे। जो थर्ड लेयर रखेंगे वो इन्हीं के ऊपर रख देंगे। देखो अपने आप कवर होते जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप कवर होते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब जब हम बात करें इसकी आगे की, तो इसमें क्या हुआ कि ये एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ रही है, 12 आ रही है। अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आ रही है ये हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा। इसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये एफसीसी कैसे है एबीसी। तो जो हमारी ब्लू वाली लेयर है ये कौन सी लेयर है, ये सी लेयर है। जो ब्लैक वाली लेयर थी वो हमारी लेयर थी बी लेयर थी। तो ये एबीसी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर से एबीसी आ जाएगा ऊपर से। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, तुम्हें सारे कोऑर्डिनेशन नंबर एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूं। तो एक बड़ा सा क्यूब बनाऊंगा यार, है ना। तो मैं थोड़ा सा राइट पे बना लेता हूं जिससे मैं पूरा एक क्यूबिक लैटिस बना के दिखा रहा हूँ। 8 क्यूब एक साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं बनता है या नहीं बनता। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक लाइंस पहले से ही हैं।
तो मैंने ये 8 क्यूब ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये 8 क्यूब ड्रॉ कर दिए तो हम किसी एक एटम को फिक्स कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारा ये एटम हमने फिक्स कर लिया। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे ये कटिंग हो रही है वो कॉर्नर्स हैं। तो कॉर्नर कहाँ कहाँ है, मैं कॉर्नर पहले डिपिक्ट करता हूँ। तो ये कॉर्नर पे एटम है, ये एटम है। इस नंबर को हम 1 मान लेते हैं, इससे ही चेक करेंगे सब कुछ। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। ये सारे कॉर्नर्स जो हैं वो ए डिस्टेंस पे हैं, ध्यान से देखो। ये सारे कॉर्नर ए डिस्टेंस पे हैं। तो अभी अगर हम केवल कॉर्नर्स पे ही एटम्स को लगाएं, केवल कॉर्नर्स पे ही हम एटम्स को लगा दें, तो इससे जो ज्योमेट्री बन के आ रही है सामने, ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। सॉरी, इससे क्या बन रहा है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बन रहा है। और इससे जो एटम्स हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर डाल दिया। इनसे अभी ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है और ए डिस्टेंस पे 1 के रिस्पेक्ट में केवल 6 एटम्स हैं। तो सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। अब मैं एटम्स के नंबर डाल देता हूं जिससे हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकें। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक डाल लिया था। इसे नंबर डाल लेते हैं 8, फिर इधर डालिए 9, इधर डालिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक, इतने पॉइंट्स हमने डिपिक्ट कर लिए। अब जरा देखना ध्यान से, मैं शेड करूंगा, जरा देखना 1 2 7 और 14 ये मिलके एक फेस बना रहे हैं भाई। फेस बन रहा है एक, सब लोग ध्यान से भाई, ध्यान से, सब लोगों को पता लगना चाहिए कि ये एक फेस बन रहा है। और जब ये फेस एक बन गया तो इसके बीच में अगर हम एक एटम को रखने की कोशिश करें, तो हम इसके बीच में एक एटम रख दें, तो ये जो एटम है ये फेस सेंटर वाला एटम है। ठीक, ये इस कॉर्नर से a/√2 की डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि कॉर्नर से फेस सेंटर की डिस्टेंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कितनी है, a/√2। इसी तरह से एक फेस सेंटर यहाँ पे होगा, एक फेस सेंटर यहाँ पे होगा, एक फेस सेंटर यहाँ पे होगा। बोलो भाई, ये 4 फेस सेंटर दिखने शुरू हुए और पहले 4 फेसेस देख लो। ये 4 फेसेस देख लो तो 4 फेस सेंटर भी दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 फेस सेंटर दिख गए। मैं डार्क ही कर देता हूँ क्योंकि लाइंस काफ़ी हो गई। ठीक है, तो ये अगर तुम देखो तो ये एक्सप्लेन कह सकते हैं, सही है, इस प्लेन में है, एक्सप्लेन में है। ठीक है, अब इसी तरह से एक प्लेन ये देखो जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्लेन ये वाला देखना जरा, ये जो 1 7 4 और 26 से बना हुआ है, ये वाला प्लेन। तो इसका भी एक फेस सेंटर एटम होगा, इसका भी एक फेस सेंटर एटम होगा, इसी तरह से इसका भी एक फेस सेंटर होगा और एक इसका भी फेस सेंटर होगा। तो एक्स और वाई में 4 एटम मिल गए। इसी तरह से जेड में भी होगा, और जेड वाला फेस सेंटर कैसे देखेंगे, 1 2 3 और 16 को देखेंगे तो एक फेस सेंटर यहां पे भी दिखाई देगा। ऐसे ही 1 3 18 और 5 को देखेंगे तो एक फेस सेंटर दिखाई देगा। ऐसे ही 1 2 12 और 4 को देखेंगे तो एक फेस सेंटर दिखाई देगा यहाँ पे। और ऐसे ही 1 4 5 और 24 को देखेंगे तो एक फेस सेंटर दिखाई देगा। तो टोटल कितने दिखाई देने लगे भाई फेस सेंटर में, 8। और इन सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो a/√2 ही है। तो जो सिंपल क्यूबिक की हमने बात करी थी एफसीसी में, तो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगी, एफसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही थी वो 12 आ रही थी। सॉरी, कितनी आ रही थी, 12 आ रही थी। और ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो एससीपी में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देख ली, एफसीसी में देख ली, बीसीसी में देख ली। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 8।
बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट में जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे हैं और एक बॉडी सेंटर पे है, बाकी कॉर्नर्स पे हैं एटम्स। बाकी कहाँ पे हैं? कॉर्नर्स पे है। और सारे कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कॉर्नर टू बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कितनी थी? √3a/2। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, क्योंकि सारे कॉर्नर से ये इक्वली डिस्टेंस और कॉर्नर कितने? 8। ठीक है, तो ये बीसीसी के लिए आ गया। अब हम लोग बात कर लिए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग वॉइड्स की। किसकी बात करेंगे? वॉइड्स की। वॉइड क्या होता है? वॉइड इज एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस जो हमारे पास काफी दिमाग में खाली जगह है ना, तो उस खाली जगह को हम लोग भरने की कोशिश करेंगे। और कैसे भरेंगे ये देखते हैं, खाली जगह कितने तरह की हो सकती है और कैसे उसे फिल करेंगे। ठीक, तो कैसे फिल करेंगे? तो वॉइड जो है बेसिकली हम लोगों को देखने हैं इन क्लोज पैकिंग। इन क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग में क्यों वॉइड देखना है? क्लोज पैकिंग में इसलिए देखने, बाकी तो लूज पैकिंग थी उसमें वॉइड ही वॉइड थे। तो क्लोज पैकिंग में वॉइड देखेंगे तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, फॉर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ वॉइड्स हम लोग निकालेंगे। तो दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 4n, will be 2n, and octahedral void will be n, where n is effective number of atoms. नंबर ऑफ voids जो है वो टेट्राहेड्रल 2n है और n है octahedral void, where n is number of effective atoms. तो फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, क्योंकि वही क्लोज पैकिंग थी, फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2 × 4 यानी कि 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 1 × 4 यानी कि 4। इसी तरह से फॉर HCP स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 2 × 6 यानी कि 12। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 1 × 6 यानी कि 6। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते क्या, इनके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगा? कि जब हमने 3 एटम्स को एक प्लेन में रखा और उसके ऊपर एक हमने चौथा एटम रख दिया जो इस तरह से। तो इसके अंदर जो वॉइड स्पेस बचा, ये दिस वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहलाएगा इसे? टेट्राहेड्रल वॉइड कहेगा। यानी 3 एटम एक प्लेन में होने चाहिए, उसके ऊपर एक हम चौथा एटम को रख दें, तो उससे जो वाइड स्पेस बनेगा, घर पे नींबू से हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेमन्स ले लेना, 3 लेमन रखना, उसके ऊपर चौथा रखना, पलट के देखोगे तो तुम्हें टेट्राहेड्रल वॉइड दिख जाएगा। दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए हमने क्या किया कि 3 एटम्स का एक ट्राइंगल बनाया, जिसे डाउनवर्ड ट्राइंगल बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर रखी, और दूसरा हमने इसके साथ एक और ट्राइंगल बनाया जिसमें हमने डाउनवर्ड पोजीशन पे रखे एटम्स तो इसके लिए जब बना रहे हैं तो इस
तरह से रखेंगे एटम्स को, तो जो कॉमन स्पेस बच गया ये वाला दोनों का, जब दो एटम्स को ऐसे रखोगे, तीन, एक लेयर ऐसे रखना लेमन्स का, दूसरी लेयर आप ऊपर रखोगे, तो इनसे जो वॉइड बनेगा, दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इन्हें और कैसे देखेंगे, जैसे SF6 मॉलिक्यूल होता है, SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, तो हम इसे कैसे बनाते थे, सल्फर लिया, एक एफ यहाँ लिखा, एक एफ यहाँ लिखा, एक एफ यहाँ लिखा, एक एफ यहाँ लिखा, एक एफ ऊपर लिखा और एक एफ नीचे लिखा। तो अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा और एक ट्रायंगल डाउनवर्ड फेसिंग है, तो बीच में जो वॉइड बना है वो क्या है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो चार एटम एक प्लेन में भी समझ सकते हैं और एक ऊपर और एक नीचे। तो कौन से चार एटम एक प्लेन में, एक ये वाला 1 2 3 एंड 4, जो ऊपर वाला है ये अप लिख देते हैं और ये डाउन लिख देते हैं, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना ये हमें पता लग गया। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC स्ट्रक्चर। हमने देख लिया कि टेट्राहेड्रल वॉइड है हमारे पास कितना, 8 है, लेकिन है कहाँ पे भाई, दिख तो गया कि 8 है, लेकिन 8 कौन सी जगह, ये भी तो ढूंढनी पड़ेगी। तो जरा ध्यान से विजुलाइज करना पड़ेगा, ड्राइंग कॉपी मतलब मुश्किल हो जाएगा कॉपी में बनाना, तो हम लोग विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो टेट्राहेड्रल जब FCC स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने एटम्स को कॉर्नर पे रखा था और फेस सेंटर्स पे रखा था, कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे रखा था। तो अपने राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर को देखो और 3 फेस सेंटर देखो, एक जहाँ पे फैन लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है तो, नहीं है तो ऊपर वाले फ्लोर को देखो, उसके सेंटर पे सामने वाली वॉल का फेस सेंटर और राइट हैंड वाली वॉल का फेस सेंटर। तो एक ट्राइंगल बनाओ ऐसा जो ऊपर से चल रहा हो, इस तरह से चल रहा हो कि फैन से सामने वाली वॉल को जोड़े और सामने वाली वॉल से किसे जोड़ दे, फैन से सामने वाली वॉल को जोड़े और सामने वाली वॉल से जोड़ दे राइट हैंड वाली वॉल को, फिर ऊपर चला जाए। इस तरह से एक ट्राइंगल बन जाएगा। और जो ऊपर वाला आइटम है वो उसे कैप कर रहा होगा, जो कॉर्नर वाला आइटम है वो उसे कैप कर रहा होगा। तो एक ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं, तो मैं इन 3 फेसेस की बात कर रहा हूं कि एक फेस सेंटर ये, एक फेस सेंटर ये और एक फेस सेंटर ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगे और ये वाला जो कॉर्नर होगा वो इन्हें कैप कर रहा होगा। तो द टेट्राहेड्रल वॉइड इज लोकेटेड at a distance of √3a/4 from the corner inside the cube along the body diagonal, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है। तो एवरी कॉर्नर के पास होंगे, तो एक यहाँ पे बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऐसे यहाँ बन जाएगा, 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 यहाँ बन जाएगा। तो टोटल 8 हमारे पास, और एक यहाँ बनेगा। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। कहाँ पे, √3a/4 के डिस्टेंस पे फ्रॉम द कॉर्नर इनवर्ड, अंदर की तरफ। और एक बॉडी डायगोनल पे 2 होंगे, अगर हम ये बॉडी डायगोनल ले लें तो इस पे 2 होंगे एक साथ, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनेंगे हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमें 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने हैं। तो एक तो आसानी से दिख जाता है, हमने क्या कही थी, 4 एटम एक प्लेन में चाहिए, एक ऊपर चाहिए और एक नीचे चाहिए। तो 4 एटम प्लेन में कौन से हो गए, एक पीछे वाली वॉल, सामने वाली वॉल, राइट वाली वॉल, लेफ्ट वाली वॉल, इनसे एक प्लेन बना लो। एक फैन पे एटम है और एक यहाँ पे तुम खड़े हो वहाँ पे एक एटम है, तो वो क्या कर रहे होंगे, कैप कर रहे होंगे। और 4 एक प्लेन में आ गए, एक ऊपर से आ गया और एक नीचे से आ गया, तो कैप कर दिया। तो 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर कैसे बना, फिर से रिपीट कर देता हूँ। चारों वॉल के फेस सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करो, एक टॉप वाला आइटम और एक बॉटम वाला आइटम, दोनों ये कैप कर रहे होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे, ठीक है। तो 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड द रिमेनिंग 3 octahedral voids
are present at the center of the edges, center of the edges, सेंटर ऑफ द एजेस पे है। तो एवरी एज कंसिस्ट ऑफ 1/4 of the octahedral void at a distance of a/2 from the corner। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन लिखें तो 1/4 इंटू 12 एजेस प्लस 1 यानी कि 4 वॉइड्स आ गए। ठीक है, तो हमने इन वॉइड्स को भी लोकेट कर लिया भाई। अब हमें टेट्राहेड्रल वॉइड पता लग गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता लग गया। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग, एक तो रेडियस रेशियो की। रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो इज, अगर हम लिखे इसे, लिख ही देते हैं, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। क्या हो गया, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन हो गया ये। अब हम जानते हैं एज वी नो इन जनरल क्या होता है, रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन। तो जो रेडियस रेशियो होगा वो लेस देन 1 ही होगा। वो रेडियस रेशियो कितना होगा, लेस देन 1 होगा। अब जब रेडियस रेशियो लेस देन 1 आ गया तो हम लोग अलग अलग रेडियस रेशियो के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और अलग अलग कोऑर्डिनेशन के हिसाब से उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे और ज्योमेट्रीज होंगी। तो वो टेबल एनसीईआरटी में बनी है, वहाँ से देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेन बात थी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को समझने की। अब हम लोग चलते हैं डिफेक्ट्स पे। डिफेक्ट्स पहली बात ये कि डिफेक्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं। तो लोगों को लगता है कि डिफेक्ट कैसे हैं, बुरे हैं, खराब है, डिफेक्ट्स होना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि परफेक्ट क्रिस्टल्स एग्जिस्ट ओनली एट 0 केल्विन। थर्ड लॉ में क्या बताता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे ये कहता है कि परफेक्ट क्रिस्टल्स एग्जिस्ट ओनली एट 0 केल्विन। इसका मतलब 0 केल्विन तो नॉन अटेनेबल है, तो यानी कि जो भी क्रिस्टल अवेलेबल है वो सब में क्या है, उस सब में हमारे पास इम्परफेक्शंस हैं। और इम्परफेक्शंस होने का मतलब क्या है कि उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट्स अच्छे हैं। अगर डिफेक्ट्स नहीं होते तो सारी चीज़ें फ्रीज आउट हो जाती, थर्मल मोशन नहीं होता और कोई भी कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन कुछ नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत आती। तो डिफेक्ट्स अच्छी बात है। डिफेक्ट्स कई तरह के होते हैं। डिफेक्ट्स अगर हम देखें तो हम देखते हैं डिफेक्ट्स आर पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। हम लोगों को सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, हम लोगों को सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट्स ही पढ़ने हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स को हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि हमने क्या किया, क्रिस्टल को हीट करना शुरू किया। हीट करने से उन्हें एनर्जी दी और एनर्जी करते देते देते एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई आयन या एटम की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो पॉप आउट कर जाएगा। कहाँ से, क्रिस्टल से। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट्स अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स की, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहला टाइप जो आता है
वो आता है वैकेंसी डिफेक्ट, फिर आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर बात आती है शॉर्टकी डिफेक्ट, फिर बात आती है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये डिफेक्ट हो गए। ये सारे डिफेक्ट्स जो हैं ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो गया? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो मेटल अपना आयन, जो आयन है वो या मेटल है वो लेटेस्ट पॉइंट छोड़ के भाग जाएगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा? वो किसी इंटरस्टिशियल साइड माने बीच में कहीं जाके बैठ जाएगा। फ्रैंकल और शॉर्टकी बेसिकली यही है। तो जो शॉर्टकी है, शॉर्टकी इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। शॉर्टकी इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट जिसमें डेंसिटी क्या होती है? शॉर्टकी में क्या होती है? डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। और फ्रैंकल एक तरह का इंटरस्टिशियल इफेक्ट है, तो डेंसिटी डज नॉट चेंज। डेंसिटी डज नॉट चेंज, ठीक है। तो डेंसिटी चेंज नहीं होती शॉर्टकी में, फ्रैंकल में। तो ऐसे याद कर सकते हैं, शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाएगा तो मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी, ठीक। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स and metal deficiency defect. Metal excess defects are responsible for F centers. Schottky defects, Frenkel defect और metal deficiency. Metal deficiency में क्या होगा? metal deficient हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर हम लिख दें तो Zn 0.98 टाइप लिख दें तो इसमें metal deficient है। और metal excess में हम लिख लें Zn 1+XO, तो ये कैसा हो जाएगा? या इसे लिख लेते हैं, हम नाम बदल लेते हैं इसका, इसे लिख लेते हैं Fe 0.98O और इसे लिख लेते हैं Zn 1.2O। तो इस तरह के डिफेक्ट्स जनरेट कर लेते हैं हम लोग। एक और डिफेक्ट बच गया है इसमें, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और लिख लो यार। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, हाँ ये छूट गया था एक, मेरे को दिमाग में भी आया। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट बताता है कि अगर हम NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम डाल दें तो स्ट्रोंशियम Na+ को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बाकी कंडक्शन, और जो कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो सिलेबस से हटा दी गई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आई होप सॉलिड स्टेट सभी ने पूरा दोनों वीडियो देख लोगे तो सॉलिड स्टेट कवर हो जाएगा। मैं फिर से सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस लेके आपके सामने आऊँगा और हम लोग लगभग 40-50 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के क्लास में ही हम लोग एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।